पहले तयंग अपने ड्यूटी और कंट्री की सर्विस का बोझ उठाकर प्राउड फील करता था। यही वजह थी कि उनका हाउस ग्रेट माना जाता था। ओल्ड मिसेस किम कहती हैं, जनरेशन से उनका नाम इसी वजह से फेमस था। मैं उन सब पर प्राउड हूँ और प्राउड हूँ कि मैं भी एक किम फैमिली का पार्ट हूँ। इससे और कुछ मत समझना। ओल्ड मिसेस किम ने हल्की सी हेवी सांस लेकर कहा। फिर उनकी आंखों में फिर से हिम्मत आ गई। उन्होंने दिल से चाहता था कि तयंग वो कार्ड्स तोड़े और लंबी उम्र जिए, बुढ़ापे तक पहुँचे। सिल्वर हेयर्स के साथ उनकी पेंटिंग इन दीवारों में लगी हो। ओल्ड मिसेस किम की आंखें उन पोर्ट्रेट्स पर घूम गई। सब यंग और डार्क हेयर्ड किम जो जवानी में ही बैटल में शहीद हो गए थे, सबको इतनी छोटी एज में खोना, उनके हस्बैंड और फिर उनके बेटे को, ये उनके लिए एक दर्द था। तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। ओल्ड मिसेस किम ऊपर देखती हैं। उनके पीछे ड्यूक किम तयंग की मदर मिसेस किम खड़ी थी। मिसेस किम उन्हें ग्रेटफुल स्माइल देता है। ओल्ड मिसेस किम भी स्माइल करती हैं और अपने ग्रैंडसन को पास आने का सिग्नल देती हैं। तयंग थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन आकर अपने ग्रैंड मदर के पास बैठ जाता है। ओल्ड मिसेस किम उसके हेयर को देखती हैं और अपने रिंकल हाथों से उसके सिर पर हाथ फिराने लगती हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल फॉरबिड करती हूँ। तुम ऐसे मरने के बारे में सोचना भी मत। मैं नहीं चाहता। मेरी तरह ग्रे हेयर्स आने के बाद ही तुम्हें डेथ का सोचना चाहिए, इससे पहले नहीं। तयंग ने अपनी मॉम और ग्रैंड मदर को देखा और सिंसियरली स्माइल करते हुए कहता है, समझ गया ग्रैंड मदर। थोड़ी देर के बाद दोनों डचेस को बिना पता चले तयंग मन ही मन डिसाइड करता है, मैं वही करूँगा जो उन्होंने कहा। तभी आयु ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, तुम तो बहुत खुश होगे कि तुमने शादी से बचकर निकाल लिया। और फैमिली के रूम से निकलते ही जब ड्राइंग रूम में सिर्फ दोनों रह गए, उनकी एंगेजमेंट ऑफिशियली ख़त्म नहीं हुई थी अभी तक, सिर्फ पोस्टपोन कर दी गई थी जब तक कोई फाइनल नोटिस ना आए। ये नहीं था कि आयु जिद नहीं कर रही थी कि शादी अभी हो। तयंग ने अपनी और उसके फैमिली को एक वैलिड रीज़न दिए थे और काउंटर मेजर भी रख दिया था सामने। अगर आयु अभी भी उससे शादी कर लेती और वो ड्यूक किम तयंग वार में जाकर मर भी जाता, तो ड्यूक का टाइटल उसके कजिन को मिल जाता। इस तरह से आयु के पास कोई पावर नहीं आती और यही इस शादी का मेन मकसद था। इसी वजह से आयु के मादर ने शादी को पोस्टपोन करने का फैसला एक्सेप्ट कर लिया। वार के बीच किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस सडन सिचुएशन पर कंप्लेन करे या फिर आयु के होने वाले डिसग्रेस के बारे में सोचे। अगर उसका हस्बैंड जल्दी वार में मर जाता, तयंग इसे इस तरह से सबके सामने प्रेजेंट करता है जैसे शादी पोस्टपोन करना किम फैमिली के लिए ज़्यादा इनकन्वीनियंट था, क्योंकि उनके पास सक्सेसर छोड़ने का कोई सॉलिड तरीका नहीं था। उसने ये तक कह दिया कि ये डिसीजन रिस्पेक्ट के लिए लिया गया है, आयु के फैमिली और आयु की सिचुएशन को देखते हुए लिया गया है। आयु उसके रिस्पेक्ट वाले शब्द पर सिर्फ हंस देती हैं। वाह, वह कितने बड़ी ट्रेजेडी है। तयंग उसे एक प्लेजेंट स्माइल के साथ जवाब देता है। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी क्रेजीनेस थी, जैसे उस वक्त थी जब उसने एंगेजमेंट तोड़ने की बात की थी आयु से। लेकिन बाहर से वो फिर अपनी परफेक्ट ड्यूक किम तयंग वाली इमेज में लौट आया था। लेकिन आयु को अपने फियांसे के अंदर छुपी हुई मैडनेस क्लियरली दिख रही थी। वह अभी भी वही मैडमैन था। आयु उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, याद है ना मैंने क्या कहा था? मैं हमारे एंगेजमेंट तोड़ने वाली नहीं हूँ। वार से कुछ चेंज नहीं होता। मैं तुम्हारा वेट करूँगी और जब तुम एलाइव वापस आओगे तुरंत हमारी शादी होगी। तयंग सोचकर कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए ये एंगेजमेंट ख़त्म कर देना बेटर होगा। तुम वार को एक्सक्यूज़ बना सकती हो। आयु ने एक टाइट स्माइल के साथ जवाब दिया, वाह, तुम कितने थॉटफुल हो। अपने फैमिली और मेरे लिए इतना कंसर्न करते हो। उसने हल्की सी शायली और गुस्से भरी नज़र से तयंग को देखने लगती हैं।
तुम्हें लगता है अगर तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दोगे तो तुम जोंगकुक को वापस पालोगे? हाँ, जोंगकुक वापस आ जाएगा तुम्हारे पास? आयु गुस्से से तैयांग से सवाल करने लगती हैं। फिर हल्की सी हंसी के साथ कहती हैं, बेचारा ड्यूक अभी भी समझ नहीं पाया। वो कभी वापस नहीं आएगा, न इस एंगेजमेंट की वजह से बल्कि तुम्हारी वजह से। आयु की आंखें और ज़्यादा सख्त हो गई। तुम वार में जा रहे हो और अगर किम फैमिली का फ्यूचर कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया तो तुम हमेशा एक मॉन्स्टर ही रहोगे, एक कोल्ड ब्लडेड मॉन्स्टर। फिर उसने उससे थोड़ा झुककर कहा, समझ लो तुम कभी उसे वापस नहीं ला सकते और वो तुम जैसे मॉन्स्टर के पास आना भी नहीं चाहेगा। तयंग हल्की सी हंसी छोड़ता है। उसकी आंखों में एक क्रेजी ग्लिंट था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो वापस नहीं आता है तो। अगर वो डेट है तो वो मुझे छोड़कर भाग भी नहीं पाएगा। आयु का दिल एकदम ठंडा पड़ जाता है तयंग की बातें सुनकर। उसने ठंडी नज़र से तयंग को देखने लगता है। तुम कह रहे हो तुम उसे मारने वाले हो? तयंग ने एक मैनिक ग्रीन के साथ कहा, एब्सोल्युटली। आयु तयंग के बात हंसी के साथ उड़ा देती है। तुम तो फाइनली इंसान हो गए हो ड्यूक किम। तयंग सिर्फ कंधे उचका देता है। कौन जाने, मे बी। आयु ने फिर से उसे पूछता है, तुम उसकी लाइफ थ्रेटन कर रहे हो? मतलब या तो वो तुम्हारी बात माने या तुम उसे मार दोगे। तयंग को ए वर्ड पसंद नहीं आया। उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा, मैं इसे थ्रेट नहीं मानता। फिर उसने कामली ऐड किया अपने बातों को, वैसे भी अगर तुम एंगेजमेंट तोड़ दो तो तुम्हारी फैमिली पर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। सबको लगेगा ये मेरी फेलियर थी। क्या ये दोनों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है आयु? तेंग फिर से कामली मुस्कुराते हुए आयु को देखकर फिर से कहता है, एंगेजमेंट अगर तोड़ भी गई तो ब्लेम और शेम सब मुझ पर ही आएगा। तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ लो ये तुम्हारे लिए एक तरह का एडजस्टमेंट होगा। आयु अपने लिप्स बाइट किए और डीप थॉट में उसे देखा। लेकिन अगर मैं एंगेजमेंट तोड़ना ही नहीं चाहूँ तो? अगर मैं डिसाइड करूँ कि मैं सब एम्बेरसमेंट के बाद भी एंगेजमेंट कंटिन्यू करूँगी तुम्हारे साथ, तब तुम क्या करोगे? मुझे इग्नोर कर दोगे? तयंग हंसी के साथ कहता है, इग्नोर करने की ज़रूरत ही क्या है? तुम्हें हर्ट करने की वजह तुम्हें ऐसी लाइफ दिखाना जहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा चैलेंज फील हो, वो ज़्यादा इजी है मेरे लिए। फिर उसने खुद को स्ट्रेट किया और कामली बोला, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तुम स्मार्ट हो आयु, तुम्हें समझ आ ही जाएगा। आयु हार्श टोन में कहती है, मुझे ऐसे मत समझाओ जैसे तुम मुझे जानते हो। उसकी आंखों के सामने उसके पुराने दिन आ गए, चाइल्डहुड की हार्डशिप, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, हमेशा ये सुनना कि वो कभी अपने स्टेप ब्रदर से कंपेयर नहीं हो सकती और सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर रह जाएगी। वो रातों को रोया करती थी, लेकिन फिर भी सब सहन करती थी और सहन कर रही थी। उसके लिए एक छोटा सा रिलीफ सिर्फ जिमिन था, जो उससे दूर चला गया था, लेकिन जिसके पास जाकर उसे एक पल के लिए अपना अपना सा लगता था। फिर भी चाहे उसने कितनी भी ट्राई किया हो एक परफेक्ट लेडी बनने का, उसे कभी वर्थ ही नहीं समझा गया है। ना उसके फियांसे ने, ना सोसाइटी ने। हमेशा उसे नीचे लोगों से कंपेयर किया गया है। आयु के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जल्दी से अपने हैंडकरचिप से वाइप किया और ब्लैंक फेस के साथ कहा, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। आयु की रोती हुई आवाज़ पूरा घर भर में गूंज रही थी। लोगों को लग गया कि वो सिर्फ अपने फियांसे के वार पर जाने की वजह से डिस्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तयंग उसे एक पल देखता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। जब वो घर से बाहर आया, उसने आसमान की तरफ देखा। स्काई ब्राइट और ब्यूटीफुल था। उसने गहरी सांस ली और रिलैक्स फील किया। एक अजीब सी एक्साइटमेंट उसके अंदर थी। दिन बीतने लगे और जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी, उसी दिन ड्यूक किम तयंग आर्मी ज्वाइन करने चला गया। वो एक कमांडिंग ऑफिसर बना और अपने सोल्जर के साथ एनिमी लैंड्स की तरफ मार्च करने लगा। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही एक्साइटमेंट थी, कुछ ही दिनों में मैं सियाना पहुंच जाऊंगा, साउथर्न बेचेस।
और ब्यूटीफुल वेब्स के पास और अपना असली गोल पाऊंगा। बोगम मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ा हुआ जब उसको एक्सट्रीम तेज उल्टी जैसी फील अब थोड़ी देर के लिए काम हो गई थी। उसने पेन में हल्की सी ग्रोन की। उसका थ्रोट और स्टमक बहुत तेज दर्द कर रहा था। थोड़ा सा वॉक करके वो एक ट्री के नीचे बैठ गया। उसे अभी भी सेवलॉन और डेटॉल और एंटीसेप्टिक की स्मेल आ रही थी, चाहे वो इन्फर्मरी से थोड़ा दूर था। एयर में एक आयरन जैसी स्मेल भी थी जो उसे याद दिला रही थी कि टेंट के अंदर फील्ड सर्जरी चल रही है। मिलिट्री डॉक्टर्स टेंट के अंदर बाहर दौड़ रहे थे। बोगम ने धीरे से सांस ली और कुछ इंजर्ड सोल्जर को देखा। अपने स्टमक को हल्की सी टैप दी, जैसे कह रहा हो शांत हो जाओ। वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। तभी उसके शोल्डर पर हल्की सी टैप हुई। बोगम ने ऊपर देखा और एक मिलिट्री डॉक्टर उसके पास झुककर खड़ा था। डॉक्टर सॉफ्टली कहता है, सब ठीक है? बोगम तुरंत खुद को संभालना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने जेंटली बोला, नहीं, बस यही बैठ जाओ। फिर डॉक्टर उसके पास बैठ गया और एक बकेट दिया उसे। वो डॉक्टर एक्चुअली बोगम का सुपरवाइज़र भी था, जो फील्ड एक्सपीरियंस के दौरान स्टूडेंट का ध्यान रखता था। बोगम ने ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक्स कहा। बोगम अपने हाथ से माउथ साफ करके एक बॉटल वाटर लेकर इससे पीने लगता है, लेकिन उनका छोटा सा रिलीफ ज़्यादा देर तक नहीं रहा। अचानक टेंट्स के अंदर से पैनिक वॉइस गूंजने लगी, मेडिक मेडिक। कुछ पेशेंट्स सर्जरी के बाद होश में आ रहे थे। बोगम और डॉक्टर तुरंत खड़े हो गए और अपनी ड्यूटी रिज्यूम करने लगे। बोगम ने थोड़ी वरिड और थकी हुई आवाज़ में पूछा, ये कितनी देर तक चलेगा? डॉक्टर ने ग्रीमली अपने लिप्स प्रेस किए और पेशेंट्स चेक करते हुए बोला, अगर प्रोग्रेस ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्द ही कंट्री के बॉर्डर तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। कभी भी हो सकता है। बोगम ने इफ़िशिएंटली असिस्ट करना शुरू किया और कभी कभी आसपास की सिचुएशन को भी स्कैन करता। वो लश ग्रीन फॉरेस्ट जहाँ वो पहले आए थे अब धीरे धीरे रेड कलर में बदल रहे थे। सिर्फ लाबा के बॉर्डर पर ट्रीज अभी भी ग्रीनिश ब्लू चमक रहे थे। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।